हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोज। जो हमारा चैप्टर है डीएवी क्लास 8 के साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 2 जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोज। तो आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट तक हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग आज कवर करेंगे थर्ड पार्ट उसका। तो आप प्लीज़ उस सेकंड और फर्स्ट पार्ट को पढ़ लीजिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको किसी भी टॉपिक पर अगर डीएवी क्लास 8 से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, चाहे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो फुल चैप्टर वीडियो है, तब वो आपको इस चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस तरह से आपको वीडियो चाहिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सबसे पहले हम लोग के पास आता है यहाँ पर एक डू यू नो। तो डू यू नो में क्या दिया हुआ है पढ़ लेते हैं। एडवर्ड जिनर वॉज ए इंग्लिश डॉक्टर हु pioneered the vaccination process, and Jenner discovered in 1796 inoculation with the cowpox, giving the immunity to the smallpox with immense। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि एडवर्ड जिनर जो थे ये बनाए थे जो चिकन स्मॉल पॉक्स। तो जो स्मॉल पॉक्स जो डिजीज़ था उसका ये क्या बनाए थे, वैक्सीन बनाए थे। जो आज के डेट में जो स्मॉल पॉक्स है वो पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड में से क्या हो गया, इरेडिकेटेड हो गया। मतलब कि पूरे वर्ल्ड में से अब ये एक तरह से नॉर्मल अब ये ख़त्म हो चुका है। आ गया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्रीकल्चर में क्या रोल है, तो सम ऑर्गेनिजम्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन फॉर यूजेस बाय प्लांट्स। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जिनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। तो इनमें क्या होता है, कुछ पावर्स होता है, ठीक है। ये एबिलिटी होता है इनमें कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन में, मतलब कि नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ये डायरेक्ट एयर में नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करते हैं, ये सॉइल के नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं। और ये जो भी ये ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग करते हैं जो एटमॉस्फेयर में का जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। तो ये भी क्वेश्चन हर बार आता है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर को डिफाइन कीजिए। तो ये इसका डेफिनेशन इधर दिया हुआ है। तो राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम क्या होता है, ये एक तरह से सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है इन रूट्स नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। रूट नोड्यूल्स में रहता है जो लेग्यूमिनियस प्लांट होता है, जो भी हमारा जो भी दाल वाला जो भी प्लांट्स होता है, जो होता है, तो उसमें उसके रूट्स के नोड्यूल्स में ये रहता है। और ये क्या करता है, नाइट्रोजन के कंपाउंड को इंक्रीज़ करता है सॉइल में। कुछ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, तो कुछ जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो इसको ट्रैप करते हैं एटमॉस्फेयर में से और उसको कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। अब हम लोग आगे देखेंगे यूजेस इन एनर्जी फ्यूल प्रोडक्शन। तो यूजेस इन एनर्जी फ्यूल एंड प्रोडक्शन हम लोग अब देखेंगे कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ एनर्जी प्रोडक्शन में होता है। बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका यूज़ क्या किया जाता है, इथेनॉल बनाने में, ठीक है। इथेनॉल जो होता है वो एक तरह का एनर्जी फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। तो इथेनॉल बनाने में उनका यूज़ होता है। कैसे किया जाता है, तो फेर्मेंटेशन ऑफ शुगर का फेर्मेंटेशन करके उसको इथेनॉल बनाने में यूज़ किया जाता है। और जो मीथेन गैस जो प्रोड्यूस होता है उसको बायोगैस रिएक्टर के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो जो इथेनॉल और जो मीथेन है वो दोनों का यूज़ किस में किया जाता है, एनर्जी प्रोडक्शन में किया जाता है। क्लीनिंग द इन्वायरमेंट व्हेन एन प्लांट, कभी भी कोई भी अगर प्लांट और एनिमल अगर डाई होता है, कोई भी मृत होता है, कोई मरता है, तो उसका जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो क्या होता है, वो तो यहीं पे रह जाता है। और उसके चलते जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिससे बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, वो उसको जो भी डिकम्पोज़र होते हैं, जो डिकम्पोज़र्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो उसको जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और वो भी एक तरह से सॉइल का ही पार्ट बन जाता है। द प्रोसेस जो होता है ये उसमें क्या करता है कि जो भी इकोसिस्टम है का जो भी न्यूट्रिएंट है वो फिर से आ जाता है। जैसे कि जो भी इकोसिस्टम है, हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें का जो भी न्यूट्रिएंट जो कम ज़्यादा होता है वो सब उसमें फिक्स हो जाता है। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द सम कॉमन
एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजर। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई, तो ये कुछ एग्जाम्पल है डिकम्पोजर्स का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म द फोज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग फोज भी कहते हैं। फोज का मतलब क्या होता है? दुश्मन। तो यहाँ पे सेकंड टॉपिक आ गया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बहुत तरह से हम लोग के लिए हार्मफुल भी होते हैं, जैसे कि इनके चलते क्या होता है? डिजीज होता है। अब देखिए पैथोजेंस क्या होता है? तो जो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते होता है उसको कहा जाता है पैथोजेंस। तो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं? फूड को स्पॉइलेज कर देते हैं, और ये क्या करते हैं? लेदर और क्लॉथ पे ग्रो करते हैं, जिसके चलते ये हमारे लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे फूड पार्टिकल्स में आता है, और उसके चलते वो हमारे दांत में ही रह जाता है। जैसे कि जो भी बैक्टीरिया जो फूड पार्टिकल्स में है वो हमारे मुंह में आ जाता है, और उसके बाद वो क्या होता है? हमारे टीथ में भी आ जाता है, और ये टीथ में आकर क्या करता है? एसिड प्रोड्यूस करता है, कुछ एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके चलते हमारा टीथ क्या होता है? अंदर से खोखला होने लगता है। और जो इनेमिल है, जो इनामिल है, जो हम लोग के बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, तो उसको ये धीरे 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 करके डैमेज करते रहता है, जिसके चलते कैविटी हो जाता है दांतों में। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो वाटर बॉडीज़ में ग्रो करते हैं, जिसके चलते ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वाटर में वो क्या होता है? डिक्रीज़ हो जाता है। और इसी के चलते माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जितने भी वाटर बॉडीज़ एनिमल होते हैं, जो भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं, उनके लिए एक तरह से ये हार्मफुल भी होते हैं। अब हम लोग देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन ह्यूमंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से ह्यूमंस में डिजीज कॉज करते हैं? तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वी कम इन कॉन्टैक्ट विथ मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम लोग लाइफ टाइम की बात करें तो हम लोग बहुत बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टैक्ट में आए हैं, लेकिन सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर अनडिजरेबल इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी। अब लेकिन कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका इफेक्ट हमारे बॉडी पे नहीं पड़ता है। जैसे कि कुछ हम लोग पढ़े हैं कि हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी में आते हैं, और ये अपने आकर मल्टीपल इनसाइड अपना पूरा हम लोग के शरीर में आकर उस अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चलते क्या होता है? हमारे बॉडी में एक हार्मफुल मटेरियल पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसको कहा जाता है टॉक्सिन। और ये जो टॉक्सिन होता है इसके चलते हमें कोई ना कोई डिजीज तो हो जाता है। द डिजीज विच आर स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। और वैसा डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाए उसको कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो वन पर्सन से अनदर पर्सन में होता है, जैसे कि एयर से हो गया, एयर से थ्रू ट्रैवल होकर आ गया, और वाटर से, फूड या फिर फिजिकल कांटेक्ट से, या फिर इंसेक्ट से। तो ये सब क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को भी हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी जिसको कहा जाता है, न्यूमोनिया हो गया। तो वेन ए पेशेंट, अब ये कैसे होता है? तो वेन ए पेशेंट स्नीज और कफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स कैरी रिलीजिंग द जर्म्स इन द एयर। अगर कभी भी कोई पेशेंट है जिसको ये सब डिजीज है, तो अगर वो कभी भी अगर स्नीज करेगा, छींकेगा, खांसेगा, तो उसके चलते क्या होगा? बहुत सारे स्मॉल ड्रॉप्स निकलेगा जो एयर में रिलीज हो जाएगा, और उसके चलते जो हेल्दी पर्सन भी है वो क्या हो जाएंगे? इन्फेक्टेड हो जाएंगे। द कंज्यूप्शन ऑफ द कॉन्टेमिनेटेड फूड रिजल्ट इन डिजीज। अगर हम लोग किसी भी तरह का कॉन्टेमिनेटेड फूड खाते हैं, कोई जिसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसके चलते बहुत सारा डिजीज होता है, जैसे कि कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। तो ये सब भी बीमारी होता है अगर हम लोग गंदा खाना अगर कोई खाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट जो होते हैं वो उनके चलते अलग अलग टाइप का डिजीज होता है, जैसे कि मलेरिया जो होता है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो से होता है, डेंगू जो होता है वो एडिस मॉस्किटो से होता है, और जो प्लेग होता है वो रैट फिलिया से होता है। डिजीज जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया और कंजेक्टिव्स हो गया, तो ये सब जो डिजीज होता है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है ह्यूमन डिजीज के बारे में कि कौन सा डिजीज किस तरह से स्प्रेड होता है। तो जैसे कि अगर हम लोग देखें कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से कौन सा डिजीज स्प्रेड होता है? तो बैक्टीरिया से जो डिजीज स्प्रेड होता है वो क्या होता है? वो होता है ट्यूबरकुलोसिस, डायरिया, कोलरा, टेटनस, टाइफाइड। वायरस से कौन सा होता है? वायरस से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स। तो ये सब क्या है? ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। और जैसे कि फंगी से होता है रिंगवॉर्म, एथलेटिस फूड, प्रोटोजोअन से होता है मलेरिया, अमीबिक डायसेंट्री और स्लीपिंग सिकनेस। उसी तरह से जैसे कि यहाँ पर किस तरह से
ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि एयर के थ्रू कौन कौन सा डिजीज ट्रांसमिट करता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, तो ये सब एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। उसी तरह से वाटर, जो कॉन्टिमिनेटेड वाटर, जो अगर विषैला जो अगर जो पानी होता है उसके चलते कौन कौन सा डिजीज होता है, तो टाइफाइड, अमीबिक डायसेंट्री और कोलेरा। सॉइल से तो टेटनस, और उसके बाद एनिमल से रेबिस और मलेरिया। और यहाँ पे कुछ फोटो भी दिया हुआ है। हाँ, रिलेटेड प्रिवेंटिव डिजीज, अब हम लोग किस तरह से डिजीज से बच सकते हैं तो उसके बारे में अब यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि अगर ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो है, मम्प्स है, टिटनस है, तो इसके लिए मेथड क्या है, वैक्सीनेशन। जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है उसको हम लोग को अपनाना चाहिए। तो वैक्सीनेशन क्या होता है, वैक्सीन के लगने को प्रोसेस को ही वैक्सीनेशन कहा जाता है। मलेरिया और डेंगू, मलेरिया अगर डेंगू है तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम लोग नेट्स लगाकर या फिर मॉस्किटो को जो मारने वाला जो आता है वो सबसे हम लोग ठीक कर सकते हैं उसको। कोलेरा, तो कोलेरा कैसे हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, जो भी अगर वेस्टेज वाटर है उसको सबसे पहले डिसइंफेक्ट करके, जो भी इन्फेक्टेड वाटर को जो भी फैक्ट्री से जो भी वाटर निकलता है उसको सबसे पहले डिसइंफेक्टेड करना चाहिए, उसमें से जितना भी इम्प्योरिटीज़ है उसको ख़त्म कर देना चाहिए और तब उसको डिस्चार्ज करना चाहिए। रिंग वर्म अगर एथलेटिक्स फूड है, रिंग वर्म क्या होता है, जो ऐसे गोल गोल हो जाता है, तो उसको भी क्या करना चाहिए, उसमें हम लोग को पर्सनल हाइजीनिक अपने से ही साफ सुथरा उसमें रहना चाहिए। तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हम लोग क्या देखें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीज इन एनिमल। हम लोग क्या देखेंगे कि एनिमल्स में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिजीज होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एनिमल्स में भी डिजीज कॉज करते हैं। जैसे कि हम लोग सुने होंगे रेबिस के बारे में, तो रेबिस किस में होता है, जो कि डॉग्स में होता है, फुट एंड माउथ डिजीज जो कैटल्स सब में होता है। और तो आइए अब हम लोग ये बॉक्स को देख लेते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे कि नेम ऑफ डिजीज दिया हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कॉज डिजीज और एनिमल इन्फेक्टेड। तो जैसे कि डिजीज का नाम है एंथ्रेक्स, तो ये कौन सा किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते होता है, तो बैक्टीरिया। और कौन से एनिमल इन्फेक्ट होते हैं, तो कैटल। कैटल का मतलब क्या होता है, जो हमारे पशु होते हैं, जो मवेशी होते हैं, उनको कहा जाता है कैटल। फुट एंड माउथ डिजीज जो होता है वो वायरस के चलते होता है, और ये भी कैटल सब में होता है। रेबिस जो होता है वो भी वायरस के चलते होता है, और ये डॉग और मंकीज़ में होता है। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, कैटल और पोल्ट्री में होता है। तो इस तरह से ये सब डिजीज़ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से प्लांट्स में डिजीज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते। तो यू मस्ट ऑब्जर्व, हम लोग कुछ प्लांट को देखते हैं जैसे कि उनका लीफ क्या पड़ जाता है, रिंकल्स पड़ जाते हैं, उनके लीफ जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एबनॉर्मल ब्रांचिंग पैटर्न उनमें हो जाता है और एबनॉर्मल उनमें फ्रूट भी होता है। इसीलिए इस प्लांट्स हम लोग क्या कहते हैं कि ये प्लांट जो हो गया वो अफेक्ट हो गया है पैथोजन से। तो उसी तरह से जो प्लांट्स में जो डिजीज होता है वो फंगी, बैक्टीरिया और वायरसेस के चलते होता है। इसके चलते क्या होता है, हमारा जो भी क्रॉप यील्ड है, जो भी हमारा पैदावार है वो कम होने लगता है और पूरा क्रॉप जो होता है वो डिस्ट्रक्शन होने लगता है, बर्बाद होने लगता है। तो इरिश फेमिन जो थे 1742 1741, ये क्या किए थे, तो ये पोटैटो क्रॉप जो डिजीज था, ठीक है, पोटैटो क्रॉप ड्यू टू डिजीज लेट ब्लाइंड कॉज बाई फंगस। तो जो डिजीज था लेट ब्लाइंड जो फंगस के द्वारा होता था, तो उसके बाद उसको ये बचाने के लिए बनाए थे। वायरसेस और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में अब हम लोग और देखेंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रिलेटेड प्लांट डिजीज, तो वायरस के चलते कौन सा प्लांट डिजीज होता है, टोबैको, मोजाइक वायरस। और इसमें क्या होता है, तो अपीयरेंस ऑफ अनइवन स्पॉट्स एंड डिसकलरिंग। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो भी अलग अलग स्पॉट्स हो जाता है प्लांट में, धप्पा धप्पा जैसा, और जो भी लीफ है वो डिसकलर हो जाता है, उसका कोई कलर ही नहीं रह जाता है। बैक्टीरिया के चलते होता है सिट्रिस कैंकर। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो भी स्टेम है और वो क्या हो जाता है, ब्राउन हल्का हल्का हो जाता है, पूरा सूखने लगता है वो प्लांट। फंगस के चलते तो रस्ट ऑफ व्हीट, इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है कि जो भी रस्ट कलर है प्लांट में वो आ जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग डिजीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे सबसे लास्ट टॉपिक जिसका नाम है फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड पॉइजनिंग नेम एज सजेस्टेड रिजल्ट ऑफ कंज्यूप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। ये क्यों होता है डिजीज, तो हम लोग अगर कभी भी कंटेमिनेटेड फूड अगर खा लेते हैं, कोई वैसा फूड जिसमें कोई हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो, तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है।
इसका जो सिम्टम होता है फूड पॉइजनिंग का, जो जैसे हम लोग को पता लग सकता है, तो वो क्या होता है, वोमिटिंग होता है, नोजिया होता है, सर पेन होने लगता है, डायरिया हो जाता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है, जिसमें वाटर का, हमारे शरीर में वाटर का कमी होता है, उसको कहा जाता है डिहाइड्रेशन। इट मे बी कॉज वीकनेस, इससे क्या होता है, वीकनेस होता है, हमारा नर्वस सिस्टम पूरा डैमेज हो जाता है। द सिम्टम अराइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, और ऐसा सिम्टम इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में क्या आ जाता है, बैक्टीरिया का, हार्मफुल बैक्टीरिया का प्रेजेंट हो जाता है। दिस इज ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिक, और ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग किसी प्रकार का टॉक्सिक मटेरियल अगर फूड के साथ खा लेते हैं और कोई उसके साथ अगर कोई बैक्टीरिया भी अगर हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है, तो उसके चलते क्या होता है, ये सब बीमारी होता है। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया का नाम इस यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम और स्टेप्लोक्सियन, और फंगी का नाम जैसे कि एस्पेरिगलस। ये सब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके चलते क्या होता है, फूड पॉइजनिंग होता है। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड। हम लोग को फूड को तो पहले प्रॉपरली बनाना चाहिए उसको, और उसके बाद अगर उसको स्टोर भी करना है तो उसको स्टोर अनफ्रिजरेटेड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम लोग को नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करना चाहिए, दिस हैपन्स टू द पिकनिक्स, लार्ज पार्टीज़ एंड मिस हैंडलिंग। हम लोग फूड पॉइजनिंग क्यों होता है, मिस हैंडलिंग के चलते होता है। अगर हम लोग फूड को अच्छे से नहीं रखेंगे तो उसके चलते क्या होगा, कोई भी किसी प्रकार का हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें एंटर कर सकता है, और उसके चलते हमें फूड पॉइजनिंग हो सकता है। अगर कोई पर्सन फूड को अगर हैंडल कर रहा है, अगर फूड को अगर बना रहा है, चाहे वो अगर छू रहा है, तो उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको अपने हैंड्स को वॉश करके और तब उसको फूड को टच भी करना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें से बैक्टीरिया फिर फूड में आ सकता है। तो अब हम लोग ये तो जान गए कि फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, क्यों होता है। तो अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि फूड को हम लोग प्रिजर्व कैसे कैसे कर सकते हैं, फूड को हम लोग किस तरह से बचा सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि फूड प्रिजर्वेशन का एक वैसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को स्पॉइलेज होने से, जिसमें हम लोग फूड को उस ख़राब होने से हम लोग बचा सकते हैं। तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है फूड प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन जो होता है, उस वर्ड का यूज़, प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रकार का हम लोग बैक्टीरिया या फिर फंगी का ग्रोथ नहीं होने दें। और जो भी ऑक्सीडेशन ऑफ फैट होता है, रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, रेंसिडिटी एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें फूड का क्या होता है, डिसएग्रेबल हो जाता है, टेस्ट उसका चेंज हो जाता है, ओडर हो जाता है, जैसे कि ख़राब एकदम स्मेल उसमें आ जाता है, और उसके चलते क्या होता है, वो जो फूड होता है वो स्पॉइल हो जाता है। Some microorganisms, some preservative methods require the food to sell after treatment, और इसीलिए हम लोग को फूड को क्या करना चाहिए, कुछ उस पर ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिसके चलते माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ उस पर नहीं हो पाए। तो इसमें कुछ प्रोसेस है, जैसे कि फर्स्ट प्रोसेस है ड्राइंग। किस तरह से हम लोग ड्राइंग से कर सकते हैं, तो ड्राइंग क्या है, ये मेथड जो है, इसमें हम लोग वाटर को रिड्यूस करते हैं, और इसमें जैसे कि इसमें किस प्रकार के बैक्टीरिया का ग्रोथ इसमें नहीं हो पाता है। ड्राइंग जो प्रोसेस होता है उसमें वेट क्या होता है, किसी भी फूड का वो वेट उसका रिड्यूस हो जाता है, और उसमें जैसे कि हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं एप्पल्स को, पियर को, बनाना को, मैंगो, पपाया, एप्रिकॉट और कोकोनट। ड्राइंग जो है वो नॉर्मली प्रिजर्वेशन किया जाता है सीरियल्स के, जो भी हमारे अनाज होते हैं, जैसे कि वीट, मेज़, ओट्स, बार्ले, राइस, मिटल और राय। दूसरा आता है प्रिजर्वेशन यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट का यूज़ करके हम लोग किस तरह से प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, तो शुगर एंड सॉल्ट्स आर द रिड्यूस द वाटर कंटेंट। शुगर और सॉल्ट के चलते क्या होता है, जो भी वाटर का कंटेंट होता है उस फूड पार्टिकल्स में, वो क्या होता है, रिड्यूस होता है, वो कम होता है, जिसके चलते माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ उसमें नहीं हो सकता है, और इसके चलते फूड जो है वो प्रिजर्व रहता है, फूड जो है वो बचा हुआ रहता है। जैसे कि मीट और फिश जो होता है उसको सॉल्ट से कवर करके रखा जाता है, क्योंकि जिसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाए। कुछ जो पिकल्स होते हैं, जो अचार होते हैं, उनको भी एडिशन उसमें सॉल्ट का क्वांटिटी अमाउंट ऐड किया जाता है, जिसके चलते उसमें भी किसी प्रकार का हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ उसमें नहीं हो। और जो भी जैम्स और जेलीज होते हैं, तो इनमें एडिशनल शुगर ही ऐड किया जाता है कि जिसके चलते नहीं हो। प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड विनेगर को कहा जाता है, सिरका को कहा जाता है। तो एसिटिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ विनेगर, हम लोग एसिटिक एसिड को विनेगर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, जो कहाँ पर होता है, तो जिसका यूज़ हम लोग पिकल्ड प्रोडक्ट में करते हैं, जो भी
पिकल्ड वाले प्रोडक्ट होते हैं, जो अचार वाले प्रोडक्ट होते हैं, उनमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। विनेगर जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को स्टॉप करता है, जिसके चलते जो सिट्रिक एसिड होता है और जो फॉस्फेरिक एसिड होता है उसको भी हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। कार्बोनेटेड बेवरेज जो और फ्रूट ड्रिंक्स जो होता है उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? तो सिट्रिक एसिड और फॉस्फेरिक एसिड का। आगे आता है प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल का भी यूज़ करके हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का नाम दिया हुआ है, सोडियम बेनोजेट और पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड। तो इसका यूज़ हम लोग जैम में करते हैं, जेली में करते हैं और पिकल्स में करते हैं इसका यूज़। और ये जो केमिकल्स हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब कि एक तरह से रोक देते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट और कोल्ड करके भी हम लोग उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बंद कर सकते हैं। जैसे कि जो मिल्क होता है उसको क्या किया जाता है? यूजुअली बॉइल्ड किया जाता है, यूज़ करने से पहले उसको बॉयल किया जाता है। और बॉइलिंग के दौरान क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या है, वो क्या होता है, हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, जिसके चलते हमारा जो मिल्क है वो आसानी से ज़्यादा देर तक रह सकता है बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। आगे आता है पॉस्चराइजेशन प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? पॉस्चराइज हीट प्रोड्यूस करते हैं शॉर्ट टाइम के लिए। और ये प्रोसेस जो होता है वो ज़्यादा किस पे किया जाता है? तो मिल्क पे। मिल्क में क्या होता है? तो मिल्क में सबसे पहले उसका जो मिल्क में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे पास्चराइजेशन प्रोसेस के बारे में। ये जो प्रोसेस है इसको बताया था लुईस पास्चर ने। और इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं? इस प्रोसेस में हम लोग मिल्क पहले प्रेशराइज्ड हीटिंग देते हैं, शॉर्ट टाइम, कुछ टाइम के लिए प्रेशराइज्ड हीटिंग देते हैं। और इसको कुछ माइल्ड टेम्परेचर पर, माइल्ड का मतलब होता है वीक टेम्परेचर, एक तरह से कम टेम्परेचर पे इसको ट्रीटमेंट करते हैं। और जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी क्या होता है, द टेम्परेचर यूज ड्यूरिंग द बिलो होता है, मतलब कि उससे भी कम होता है। जो मिल्क होता है वो पास्चराइज्ड हो जाता है, और जिसके चलते जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेजेंट है वो क्या होता है, हो जाते हैं, सब डेड हो जाते हैं। मैनी मोर हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म डेट रिड्यूस द नंबर। और बहुत सारे जो हीट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या हो जाते हैं, वो मतलब कि एकदम उनका नंबर एकदम ख़त्म ही हो जाता है। हेंस पास्चर मिल्क नीड्स टू बी स्टोर अंडर द रेफ्रिजरेटर टू कीप द बैक्टीरियल ग्रोथ इन चेक। और इसीलिए हम लोग को पास्चराइज्ड मिल्क को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। तो जो मिल्क पैकेट्स में आता है, जो शॉप पर हम लोग लेते हैं, वो सब क्या होता है, वो सब पास्चराइज्ड ही मिल्क होता है। इन एडिशन टू डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पास्चराइज ऑल्सो इनएक्टिव सम एंजाइम्स एंड एट टाइम विद डिसएडवांटेज। जिस तरह से पास्चराइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है, उस तरह से वो हमारे लिए थोड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अच्छे जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट भी है वो भी उसमें डेड हो जाते हैं, वो भी उसमें चले जाते हैं। तो एक बार फिर से समझते हैं हम लोग पास्चराइजेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें जो मिल्क है उसको पहले तो हीट किया जाता है, बहुत एकदम एक्सट्रीमली हीट किया जाता है, माइल्ड हीट किया जाता है उसको शॉर्ट टाइम के लिए, और उसके बाद उसको जल्दी से कूल किया जाता है, जिसके चलते हीट करने पे क्या होता है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिस्ट्रॉय हो गए, और उसमें से भी अगर कोई बच गया तो वो क्या हो जाएगा, वो जब उसको कूल किया जाएगा तो उसमें वो डेड हो जाएगा। आगे आता है हमारा वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग क्या होता है? तो वैक्यूम पैकिंग इज स्टोर फूड इन वैक्यूम इन्वायरमेंट एयर टाइट। जैसे हम लोग सुनते हैं एयर टाइट कंटेनर, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, वैक्यूम पैकिंग करते हैं। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? वैसा इस कोई जगह जहाँ पर किसी प्रकार का एयर का वहाँ पे अटैचमेंट नहीं हो। तो वैक्यूम इन्वायरमेंट डिप्राइव्स द बैक्टीरिया फॉर ऑक्सीजन नीडेड टू देयर सर्वाइवल। जो वैक्यूम पैकिंग होता है जिसमें, अब इसमें क्या है, इसमें एयर आएगा ही नहीं, तो किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया इसमें रह ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। देयरफॉर स्लो स्पॉइलिंग, और इसमें क्या होता है, स्पॉइलिंग होने का मामला बहुत कम ही होता है, जिसमें फूड जो है हम लोग का, जो भी हम लोग चीज़ स्टोर किए हैं उसमें वो ख़राब जल्दी से नहीं होता है। पैकिंग वैक्यूम पैकिंग कॉमनली यूज टू स्टोरिंग द नट्स। जो हमारे नट्स होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो किसी प्रकार का उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ उसमें नहीं हो, तो इसीलिए ये ज़्यादातर किस में यूज़ किया जाता है, नट्स में। आगे आता है हम लोग का कैनिंग। कैनिंग क्या होता है? कैनिंग में हम लोग कैंस और जार का यूज़ करते हैं, कि जो भी देखिए, इन इन्वॉल्व्स इन द कुकिंग फूड एंड सीलिंग इट इन स्टेन
cans or jar. This is followed by boiling the container to kill the weakened and remaining bacteria in the form of sterilization. However, food produced by canning and bottling. तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग फूड को, जो भी हमारा कुकिंग फूड है उसमें हम लोग कैंस और जार में उसको स्टोर करते हैं, जिसके चलते क्या होता है, जो फॉलोड बाय बॉइलिंग, और उसको बॉयल भी करते हैं, जिसके चलते किसी प्रकार का उसमें बैक्टीरिया जो बचा होता है वो सब किल हो जाता है. Food preserving by canning or bottling at immediate risk to spoilage the once the food has been opened. और इसमें क्या होता है, एक तरह से रिस्क भी होता है कि जब बोतल या फिर जब भी कैन को हम लोग अगर ओपन करेंगे तो एक तरह से रिस्क होता है कि उसमें वो स्पॉइलेज होने का चांस उसका बढ़ जाता है. एट द टाइम द कैन और जार गेट डैमेज एंड शो द puffing or enlargement. This indicate the spoilage of food, and food get puffed and in large containers should be never consumed. तो हम लोग को कैनिंग में क्या बताया गया है कि कैनिंग में जो भी हम लोग कुक फूड करते हैं उस वो जो भी जिस कैन में या फिर जिस जार में हम लोग उसको रखना चाहते हैं, सबसे पहले तो उसको क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है, जिसके चलते जो भी कैन में या फिर जार में जो भी बैक्टीरिया हो वो क्या हो जाए, वो सब डेड हो जाए और उसमें उसको स्टोर कर दिया जाता है. अब जब वो कैन या फिर जार अगर जब वो खुलेगा तो उसके बाद उसमें क्या हो जाता है, उसमें रिस्क होता है कि इसमें अब किसी भी प्रकार का जो बैक्टीरिया है वो अब आ सकता है. कई बार क्या होता है, कई बार जो कैंस और जार जो डैमेज होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो पफिंग हो जाता है और इन्लार्जमेंट, उनका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है. इससे हमें क्या इंडिकेशन मिलता है, इससे हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि जो भी फूड उसमें है वो क्या होता है, अभी स्पॉइल हो गया, वो ख़राब हो गया है. नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस जो है वो क्या है, फ्रीजिंग. तो फ्रीजिंग से हम लोग कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, व्हेन द फूड कीप्ड एट द लो फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड मोस्ट केमिकल चेंजेस. अगर हम लोग किसी भी फूड को अगर हम लोग लो टेम्परेचर एट बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर, उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर से बिलो पर रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि तो उसमें केमिकल चेंजेस जो होता है वो सब रिड्यूस हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, एकदम माइनर चेंजेस हो जाते हैं जो कि हम लोग को नोटिसेबल भी नहीं, हम लोग उसको पता भी नहीं कर सकते हैं. तो इसके चलते हम लोग उसको रख सकते हैं. जैसे कि जो फ्रीज होता है, फ्रिज में क्या करता है, बस यही करता है, वो क्या करता है, फ्रीजिंग प्रोसेस वो करता है, जो हमारे घर में रेफ्रिजरेटर होते हैं. हाउएवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर जनरली मोर रेसिस्टेंट टू कोल्ड देन हीट, although some killed, and by freezing most bacterial spores and large number of the organisms are survive get revolution food is thawed. और इसमें क्या होता है, जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब उतने स्मॉल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पे तो रह नहीं सकते हैं, तो इसके चलते क्या हो जाएगा, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. तो यहाँ पर हम लोग का चैप्टर जो था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फूड वो ख़त्म हो गया. तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी पढ़ना है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. थैंक यू.